हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह सेशन घटना चक्र का क्वेश्चन आंसर का सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे संसद का थर्ड पार्ट जो घटना चक्र में है, तो कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। तो देखते हैं, इसका पहले व्याख्या देख लेते हैं। इसके व्याख्या में संसद उच्चतम विधायी संस्था है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। संविधान में जो संशोधन का अधिकार है वो किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल जो होता है वो कितने महीने का? 6 महीने का हो सकता है। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के बीच, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव राज्यसभा के सभापति उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है, कितने दिन तक? 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 105, ठीक है, उसके विशेषाधिकार और मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है, मतलब राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, मतलब अगर कोई इंटरनेशनल मुद्दा है जिस पे जो है संसद को मतलब कानून बनाना जरूरी है, तो ऐसे विषयों पर जो है संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर भी। ठीक है, संसद का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। सदन का जो अध्यक्ष होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि जो भी सदस्य बोल रहा है, सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है, या बैठ जाना, यील्ड द फ्लोर, ठीक है, इसको कहलाता है। सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया हो उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग, क्रॉसिंग फ्लोर कहलाता है। ठीक है, जिस दल से चुन के आया हो उस दल को त्याग कर किसी दूसरे दल में आया हो तो उसको क्या कहते हैं? पक्ष त्याग या क्रॉसिंग द फ्लोर कहलाता है। शून्यकाल भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय प्रश्नकाल के बाद समांतर दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है, शून्यकाल का टाइम। ठीक है, जो प्रश्नकाल के बाद आता है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित है और अनुच्छेद 110 धन विधेयक और अनुच्छेद 110 धन विधेयक में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यदि राज्यसभा में अगर धन विधेयक गया है 14 दिन तक, अगर मतलब उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो ऐसा माना जाता है कि यह विधेयक पास हो गया। ठीक है, यह पारित हुआ मान लिया जाता है। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा दिन के लिए वह रोके या न रोके उससे कोई मतलब नहीं है, यह पारित हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 108 के अनुसार
108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक, धन विधेयक या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करता है। ठीक है, अगला है, आगे है, अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। कितनी बार? 3 बार। वर्ष 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज प्रथा, दहेज निरोधक विधेयक पर, और 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक पर बात करने के लिए, और वर्ष 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक पोटा के लिए, ठीक है, किसके लिए? पोटा के लिए बुलाई गई थी। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। तो क्या कह रहा है? एक तरफ है राज्यसभा और दूसरी तरफ है लोकसभा। तो राज्यसभा में क्या है? 250 से अनधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित सदस्य और 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। ठीक है, और कह रहा है कि इतने होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में तो सही है, सही कह रहा है। 250 होते हैं, 12 नाम निर्देशित होते हैं, 238 जो हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों से होते हैं। ठीक, मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से। तो लोकसभा में क्या कह रहा है? 552 से अनधिक सदस्य और 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा यक्ष। तो यक्ष क्या होंगे? तो अब देखो यहाँ 552 होते हैं टोटल। तो 552 अगर होते हैं, क्या कह रहा है? 552 होते हैं। ठीक है, और उसमें से 530 क्या हैं? 530 राज्यों से। ठीक है, अब 2 जो है नाम निर्देशित हो गए, मनोनीत हो गए। ठीक है, और जबकि इसको हटा दिया गया अभी, तो अब दो मनोनीत हो गए और बचे कितने? 20। ठीक है, तो 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। ठीक है, तो 20 केंद्र शासित प्रदेश से हैं। तो यक्ष जो होगा वो क्या होगा? 20 केंद्र शासित प्रदेश से। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला कह रहा है वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं हैं जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदन के लिए करवाना है। ठीक है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य। इसको भी देख लेते हैं। तो नाम निर्देशित सदस्य 20 तो होते ही नहीं है, दो नाम निर्देशित सदस्य होते हैं जो दिया हुआ है। 2 से अनधिक ये दिया हुआ है। ठीक है, 2 से अनधिक नाम निर्देशित। ठीक, लेकिन अब अगला क्या कह रहा है? संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। और डी क्या कह रहा है? महान्यायवादी जिसे संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या करने की इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे कि कितने सदस्य होते हैं टोटल। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है अनुच्छेद 87 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो ऑप्शन डी ही सही होगा, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। ठीक है,
अगला है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। तो भारत के संविधान में क्या कथित है, तो कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और दूसरा क्या कह रहा है, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, तो दूसरा सही है। ठीक है, पहला राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, तो इसलिए बी राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा सही उत्तर है यही पूछा था, तो 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रपति कह रहा है, क्या कह रहा है, संसद का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, तो होता है, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, संसद का हिस्सा होता है, तो यही सही है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, तो ऐसा नहीं है। संसद में वोट दे सकता है, ये भी सही नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो भी सही है। ठीक है, भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद किससे बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर, तो ऑप्शन डी सही है। अगला है भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, तो इसमें भी होगा। याद रखिएगा हमेशा, संसद के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो संसद 3 पार्ट से मिलकर बना है। पहला राज्यसभा ही लिख देते हैं, राज्यसभा। दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक, समझ में आएगी नहीं। अगला है ऑप्शन ए सही है उसका। ठीक, इसका है भारतीय संसद में निम्नलिखित में कौन शामिल है। ठीक है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो कौन कौन शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति हम दोनों सदन हैं। ठीक, अगला है निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो वही क्वेश्चन है, भारतीय संसद को गठित करना है तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो कहाँ है, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीसरा आंसर सही है, सी ऑप्शन। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है, तो वही ऑप्शन, वही क्वेश्चन है और वही ऑप्शन है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, सही है। अगला है भारतीय संसद के घटक हैं, ये भी वही क्वेश्चन है। देखो कितनी बार पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, तो कौन अनन्य भाग नहीं है, उपराष्ट्रपति। बाकी राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा तीनों हैं, बाकी उपराष्ट्रपति नहीं है, ऑप्शन बी सही है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है, तो 2 बार। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच कितने माह का अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो 6 माह का अंतराल होना चाहिए अधिकाधिक। ठीक है, अगला है संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, तो संसद के अधिकारियों में कौन सम्मिलित है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, तो कौन सम्मिलित हैं, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, ये भी सही है, लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये भी सही है, महासचिव लोकसभा के, ये भी सही है, चौथा सभी अध्यक्ष राज्यसभा के, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें होगा आंसर डी। ठीक है, सभी चारों। संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, तो संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं कौन, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 79 के अनुसार और अनुच्छेद 89 के अनुसार, और लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अनुसार, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 के अनुसार, और ये सभी शामिल हैं। ठीक है,
अगला है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक। ठीक है, अगर वह 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है संसद को सूचित किए बिना, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अनुच्छेद 101 के 4 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 101 के 4 के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 190 के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावशित एवं या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। ठीक है, अगला है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितना 60 दिनों तो 2 माह होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। अगला है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद के अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जाता है? तो 60 दिन। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो कहाँ का? राज्यसभा का। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पंजाब के व्यक्ति थे। दिसंबर 2000 में बरजिंदर सिंह हमदर्द, इनको जो है सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, ऐसा नहीं है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, ऐसा भी नहीं है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। इसका देख लेते हैं व्याख्या। संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निरहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरहरता से छूट देता है। उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। अगला है, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो इसका कौन सा सही होगा? पहली बात तो यहाँ पे लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो जब तीसरा एलिमिनेट कर दिए हम, तो बचा 1 और 2, तो 1 और 2 यही सही है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में और कुछ तो है ही नहीं, क्योंकि तीसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी, तीसरा यहाँ भी, इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो बचा ऑप्शन ए। ठीक है, तो संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरहरता से छोड़ देता है। उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संसद निरहरता निवारण अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार संसद की सदस्यता के लिए निरहरता से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम में कुल 5 बार वर्ष 1993, 99, 2000, 2006, 2013 में संशोधन कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निरहरता के दायरे से बाहर किया गया है। भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। भारत के संविधान में लाभ के पद शब्द परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में केवल कथन 1 और 2 सही है। ठीक है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ऑप्शन बी संघीय संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। तो कौन सही है? एक और ऑप्शन ए और बी, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल और संघीय संसद। ठीक है, तो इसका ए और बी दोनों सही है। विश्लेषण क्या है? कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यता की निरहरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद
191 का के अंतर्गत राज्यों के में राज्य विधानमंडल करेंगे। विश्लेषण 2, कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निरर्हर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निरर्हर है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103 के 1 एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तथा राज्यों में अनुच्छेद 192 1 एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अतः विश्लेषण 1 के अनुसार सही उत्तर विकल्प बी होगा तथा विश्लेषण 2 के अनुसार सही उत्तर विकल्प ए माना जा सकता है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 105। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो संसद का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ये भी गलत है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ये भी गलत है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, तो यही सही है, ऑप्शन सी। क्या कह रहा है, व्याख्या देख लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियां व छूट होते हैं। इन विशेषाधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग्य होते हैं। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार निम्न हैं। अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार। ठीक है, बहस और कार्यवाही, इसको भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार होता है। सदन से अपरिचितों को बाहर रखने का तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार होता है। अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों, व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें नियमित करने का विशेषाधिकार होता है। सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी, निलंबन या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार होता है। किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास, रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार होता है। संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों, अभिलेखों को बुलाने मांगने का विशेषाधिकार होता है। संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार होता है। सदन के परिसर में किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार होता है। विकल्प सी में दिया गया विशेषाधिकार संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला विशेषाधिकार है। ठीक है। 24 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 122 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार किसको है? तो संसद के निम्न सदन में निर्वाचन सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। यही सही है, ऑप्शन डी। ठीक है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है,
पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। ठीक है, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी होगा। तो इसमें दिया नहीं है तत्काल, इसका देख लेते हैं व्याख्या क्या कह रहा है। तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार कतिपय अपवादों यथा असम के स्वायत्त शासित जिलों एवं लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और सिक्किम के अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है। ठीक है, तो भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, जो ऑप्शन सी कह रहा था तो वो गलत है। पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए था जहां से वो प्रत्याशी बन रहा है। ठीक है, पर राज्यसभा का जो प्रत्याशी है वो कहाँ से होना चाहिए, वहीं का होना चाहिए। ठीक, वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के तहत अब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता निर्वाचक हो। ठीक है, पहले क्या था कि मतलब राज्यसभा का प्रत्याशी जो है वहीं का होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अब क्या है, अब वो चीज़ें चेंज कर दी गई हैं 2003 के बाद से लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। अब वह कहीं का भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इतना पड़ता है कि वह इंडिया का होना चाहिए। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन है क्या कह रहा है, ऑप्शन है केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान वर्जना नहीं है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। ठीक है, अगला है संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो संसद राज्य सूची के विषय में कब कानून बना सकती है, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। ठीक है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्यों की सहमति से और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु पारित करे। ठीक है, प्रस्ताव पारित करें, तो राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से, तो ये भी सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, ये भी सही है। संबंधित राज्यों की सहमति से, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सभी चारों। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 253 के अनुसार। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। छोटा वीडियो हो, प्रभावी वीडियो हो, तो इसलिए हम अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद है तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।